ओके, देखिए आज हम लोग देखेंगे कि क्या है संविधान और क्या है संविधानवाद। तो इस टॉपिक के पॉलिटी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, समझ पाए ना। तो पॉलिटी को स्टार्ट करने का तरीका आज हम पूरे तरीकों से समझाएंगे कि संविधान या संविधानवाद क्या है। तो मेरा बात यहाँ पर है कि एक होता है एक संविधान, संवैधानिक होता है, एक क्या होता है संविधानवाद। तो पहले हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक क्या होता है। मान लीजिए कि कोई देश में क्या है कि नियम और कानून होता है। नियम और कानून क्या होता है कि जहां पर रहने के लिए आप घर में भी देखते होंगे तो नियम होते हैं कि बच्चा को इतना ही बजे आना है, तो ये नियम है कि नहीं है। तो संविधानवाद अपने आप में एक नियम है। नियम और कानून से हमारे क्या चलता है, देश चलती है। तो कानून हमारे पास में क्या है, एक संवैधानिक है। जैसे हम लोग देखेंगे कि शासन व्यवस्था में किस आधार पर हम लोग देखते हैं, यानी सर्वोच्च कानून है। यानी हमारे कन क्या है कि कोई अगर सजा करे, अब कोई मान के चलिए कोई सजा मतलब कोई क्रिमिनल है, तो उसके लिए क्या है कानून सभी के लिए एक समान है, यानी विधि का शासन है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमारे पास में और क्या है कि आधारभूत कानून, माने आधारभूत क्या है कि नियम और कानून। अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी क्या है, वह संविधान में भी इस तरह से कराया जाता है। और हमारा राष्ट्र का शासन, यानी राष्ट्र का मतलब हमारे का शासन है, शासन व्यवस्था है। तो शासन व्यवस्था क्या है, क्या राष्ट्र में क्या है शासन व्यवस्था है। अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन, देखिएगा यहाँ पर यह संविधान संशोधन 3 तरीके से 4 तरीके से किया जाता है। पहले यही देख लेंगे कि क्या है 368 में अपने आप एक संविधान संशोधन है। इसको हम लोग कोई कर सकते हैं, ये संविधान में हमारे पास में दिया गया है। हमारे पास अगर मान लीजिए कि संविधान में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह संविधान को निर्माता ने वह संविधान कर रहे थे, तो वह वहां की परिस्थिति था। लेकिन 10 साल बाद के लिए क्या था कि अगर कोई संविधान में कोई चीज दिया गया और उसमें मौन है, मौन का मतलब क्या है, कोई चीज हमें जानकारी नहीं मिल रहा है, तो वो आखिर पावर किसके पास में हम दे सकते हैं, यानी पार्लियामेंट किसके पास में ये दे सकते हैं। तो ये कौन कानून की जब नहीं पता चलेगा निर्वाचन कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोलेगा कि इसका यही निर्णय होगा। कई बार देखते होंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो संविधान में लिखाया गया वही क्या है, यही निर्वाचन। यानी मौन जब संविधान रहेगा, यानी संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल लिखा गया है और उसको हमको पता नहीं चल रही है, तो संविधान की न्याय समीक्षा कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वह क्या करता है, न्याय समीक्षा की करती है। तो समझिए कि संवैधानिक मतलब क्या, जो हमारे संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, जैसे एसटी और एसटी वाले लोगों की आरक्षण देने के ब्याज में यह कुछ है संविधान में। और संविधानवाद में मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक ले समझिए कि संविधान का मतलब क्या कि विधि का शासन होगा और विधि के ऊपर कोई नहीं होगा, जो विधि के सब अंतर में आते हैं। तो यह समझ लें कि संवैधानिक क्या। अब देखिए कि संविधानवाद क्या है। मान लीजिए कि संविधानवाद क्या है, अब मान के चले कि उस समय संविधानवाद क्या है, यानी इसमें लिखित है और ये में परिस्थिति के अनुसार से कोई करते हैं, एक्ट में संशोधन करते हैं। जैसे में कोई के कानून बनाने की शक्ति है, तो कानून बनाने की किसके पास में शक्ति है, संसद के पास में। और संविधानवाद क्या है, एक्ट के द्वारा। मान के चलिए कि पटना में अभी बाइक को सवार को ढेर सारी को नियम कानून बनाना है, तो सरकार एक एक्ट लाएगी और उसमें संशोधन करवा देगी कि बाइक इतना साल के बच्चे के लिए नहीं, ये कहीं संविधान में लिखा गया है। यानी परिस्थिति के अनुसार ही हमारे पास में कार्य होते हैं। अब उस समय की परिस्थिति कुछ और था, यानी मैंने संविधानवाद का मतलब एक्ट के द्वारा, यानी संसद को करती है, पार्लियामेंट में संशोधन करवा देती है और उसको कोची बोलते हैं संविधान। जैसे कि संविधान में क्या है कि संविधान मतलब समझ गए कि संविधान और संविधानवाद में अंतर को आप समझ पाए। तो संविधान जो हमारा संविधान में दिया है और संविधानवाद किसे बोलते हैं, जो एक्ट के द्वारा पारित कर देते हैं। अब देखिए कि परंपरागत संविधान में क्या है, मतलब कोई ऐसा भी चीज है कि हमारा संविधान में वह चीज दिया नहीं, बल्कि उसको हमको उचित कर दिया है यहाँ से लाके कि
परंपरागत संविधान निर्वाचन, यानी देखिए अब एक आम चुनाव का मतलब लोकसभा के भी चुनाव वर्तमान में हुई है। तो और एक क्या होता है राज्य चुनाव। तो देखिए ये दोनों में क्या है कि राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा या अविश्वास प्रस्ताव जब लाने की बात है तो परिस्थिति क्या होगा कि आम चुनाव राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा किसको, जिसकी बहुमत की सरकार होगी उसको आमंत्रित करवाएगी प्रस्ताव को। तो ये संविधान में नहीं है, यह संवैधानिक नहीं है, ये यूपीएससी पूछा गया है कि राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा अविश्वास प्रस्ताव को। तो ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक, मतलब ये संविधानवाद है कि संवैधानिक है। तो ये संविधान नहीं है, ये एक्ट के द्वारा लाया गया है और इसी को अविश्वास प्रस्ताव इसको बोलते हैं। तो समझना है कि राष्ट्रपति जब आमंत्रित करता है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि सरकार नहीं चले, यानी सरकार गिर जाए, यानी हमारे पास में बहुमत वाला सरकार होती है और जब सरकार नहीं रहेगी तो उस परिस्थिति में हमारे पास में क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अब देखिए राज्य का मतलब क्या होगा, आम चुनाव, राज्य का अपना चुनाव होता। तो मान के चले कि अभी क्या है बिहार सरकार की चुनाव हो गए, तो उसको आमंत्रित कौन करेगा, आमंत्रित कौन, राज्यपाल होता। तो राज्यपाल वहां के जाएंगे और आमंत्रित किनको करेंगे, मुख्यमंत्री की कि आप आइए बहुमत सिद्ध करिए। अब जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर देगी उसकी सरकार बनेगी और इस कंडीशन को आप लोग समझे। देखिए यहाँ के बाद में पॉइंट नंबर 1 कि क्या संविधान, तो पहली बात आप समझ जाइए कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न को कि क्या संविधान और क्या संविधानवाद में अंतर है। तो इसमें क्या होगा, संविधानवाद में एक्ट के द्वारा, यानी हमको अगर मान के चले कि कोचिंग के नियम बनाना है तो हम बना सकते हैं ना, ये मेरा अधिकार है। तो इसमें क्या हो सकता है, संविधान एक्ट के द्वारा। अब देखिएगा कि राज्य कब बोल सकते हैं, राज्य का देखिए परिभाषा, यानी स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी पूरे भारत। पॉलिटी में आप देखिएगा कि स्टेट का मतलब क्या होता है, पूरे भारत को दर्शाया जाता है। समझ पाए मेरी बात को। तो पॉलिटी में यह दिया गया, राज्य का मतलब हम लोग समझ लेते कि बिहार राज्य है, लेकिन राज्य का मतलब पूरे भारत 28 राज्य को मिलकर बनता है। तो समझ में, तो स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा कंट्री में जाते, दूसरा कंट्री का माने दूसरे देश में जाते हैं तो वो देश से नहीं और स्टेट से जानते हैं। समझ में, यहाँ से जो राज्यपाल गवर्नेंस से जाना जाता है। तो परिस्थिति परिभाषा क्या है कि कब बोल सकते हैं कि राज्य है और कब बोल सकते हैं कि वह देश के बनने के लिए 4 चीज चाहिए। देश के बनने के लिए कितनी चीज को चाहिए, 4 चीज को। तो पहला होना चाहिए भूभाग, अरे जमीन रहेगा तो ना हम कर सकते। पहला क्या होना चाहिए, हम लोग देखेंगे कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन सी आती है। अब देखिए कि भूभाग का मतलब क्या होगा कि देश में भूभाग जमीन होनी चाहिए। जमीन का मतलब जमीन होगा तब ना उसको राज्य बोल सकते हैं, यानी देश बोल सकते हैं। ये पॉइंट समझना है आप आए ना। और जनसंख्या का मतलब क्या होगा, यानी आदमी होगा तब ना वहां पर में कुछ लोग रहेंगे, यानी घर मतलब जमीन भी चाहिए, जनसंख्या भी चाहिए और वहां पे कुछ शासन करने वाले लोग चाहिए ना, कि शासन को किस आधार पर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सरकार यानी गवर्नमेंट होना चाहिए। यानी हम देख लिए कि यहाँ पर में क्या है कि संप्रभुता। अब एक सरकार देख लिए, एक संप्रभुता का कहने का मतलब क्या होगा कि देश के अंदर और देश के बाहर में हम किसी के दबाव नहीं काम करें, हम अपने देश के हित में काम करें, तो उसे क्या बोलते हैं, संप्रभुता। तो इसी प्रकार के भी और करा जा सकता है। देखिए हम लोग अब देखेंगे कि संविधानवाद क्या है, यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, संसद के पास में। अब देखिए विधि के हमारे क्या है, शासन। ये आर्टिकल 14 में दिया है। हम किन इसको आर्टिकल पढ़ाएंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या, विधि के शासन है, यानी विधि के ऊपर कोई भी नहीं है। यानी आप अगर एक क्राइम करते हैं तो उसी क्राइम के लिए अगर अगला भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए क्या होगा, समान कानून होगा। अब मान लीजिए हमारे पास में बीटेट हम पर क्या किया था, कब्जा किया था, तो उस बताइए कि उस समय में क्या था, एक उच्च वर्ग के लिए अलग कानून था और निम्न वर्ग के लिए अलग कानून था। तो ये बताइए विधि का शासन इसको कह सकते थे उस समय।
समय में नहीं, क्योंकि विधि के शासन का मतलब सोचिए समान नागरिक यानी सभी को एक कानून दीजिए। तो हमारे पास में क्या है, विधि यानी कानून, कानून बनाने की कानून होगा। तो विधि की समक्ष समता, यानी समता का मतलब क्या होगा, यानी समान दीजिए, यानी सभी व्यक्ति के लिए कानून एक समान। ओके, तो अब देखिए कि न्याय कानून व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को एक समान कानून हो, यानी जो भी न्याय होंगे। अब मान लीजिए कि न्याय का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई चीज को न्याय कानून सभी यानी सॉरी यहाँ पर सभी व्यक्ति के लिए एक समान होगा। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उसके लिए एक अलग कानून रहेगा, एक अलग कानून नहीं, सभी के लिए एक कानून रहेगी। और कानून में विशेष प्रकार की छूट किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी कोई भी अगर क्या कर सकता है कि अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए सजा भी प्रावधान किया। लेकिन कुछ अपवाद में ऐसा कुछ दिया गया, अपवाद का मतलब क्या कि उस पर हम कानूनी विधि का शासन लागू नहीं होगा। वो किसके पर लागू नहीं का, अपवाद में। अपवाद का मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 361 में ये प्रावधान की गई है कि इसके अंतर्गत पर ये राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं और राज्यपाल को भी नहीं चला सकते हैं। समझ पाए, यानी राष्ट्रपति के अनुच्छेद 361 के अधीन में हम उस पे, ये संविधान के अनुच्छेद 361 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी शासन में जब रहेगा राष्ट्रपति माने अपने पद ग्रहण करने के समय उस पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं राज्यपाल में। तो अपवाद में आप देख सकते हैं कि विधि के शासन में अपवाद कौन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। यूपीएससी प्रश्न ने बनाया था कि कौन कौन सा विधि के शासन में अपवाद है, तो ये। अब देखिए एसटी और एसटी वाले लोगों की क्या है, आरक्षण में छूट है कि नहीं। अब मेरी बात को समझिए कि अब देखिए आरक्षण क्यों, आज लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं कि ये इसकी आरक्षण खत्म कर दो। मान के चलिए कि हमारे पन में शोषण सबसे किया गया तो शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा। एक व्यक्ति 80 केजी उठा लेता है और उसके मान के 120 केजी मान के चलिए इस व्यक्ति के, एक व्यक्ति की कैपेसिटी कितना है 80 केजी और अगला व्यक्ति कोई कहता है कि हम कुछ करेंगे 120, अब इसके तुलना में कभी आएगा नहीं आ सकता। उसके लिए हमको आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये मेंटेनेंस में भी आ सकता है। तो आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि ताकि इसमें मेंटेनेंस, ये जो मिडिल क्लास है बेचारा जो नहीं शोषण हुआ, कई सालों से इसको शोषण किया करने की कोशिश हुई थी, तो उस परिस्थिति में हमें क्या किया गया था, तो अलग अलग थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि एसटी और एसटी वाले लोगों की ये संविधान में प्रोविजन करवाया गया है कि इसको आरक्षण के। तो अपवाद में कुछ कुछ देख सकते हैं कि एसटी और एसटी वाले के लिए कुछ कुछ प्रावधान भी, आर्टिकल 361 भी देख लिए। अब देखिए पृथककरण, यानी पृथककरण का मतलब क्या, यानी शक्ति का बंटवारा करिए। आप बताइए कि शक्ति का बंटवारा हमारे पास में क्या है, शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना। तो शक्ति का पृथक करने का मतलब बंटवारा करिए। बंटवारा करने का मतलब क्या कि बंटवारा कर दे, विधायिका के कुछ काम होगा, कार्यपालिका के क्या, न्यायपालिका के, और अलग अलग शक्ति का बंटवारा। यानी शक्ति के, मान के चलिए कि बैंक में आज पहले केवाईसी करवाने के लिए जाते थे तो हम क्या थे कि 10 दिन लाइन लगना पड़ता था, अब क्या है तुरंत हो जाती। तो शक्ति का जितने बंटवारा होगा यानी पृथककरण किया गया, तो उससे क्या होगा, यानी किसी एक पर कुछ होगा, दबाव नहीं पड़ेगा और इससे क्या हो जाएगा कि काम करने में भी आसान होगा। तो पृथककरण विधायिका यानी विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका माने जो संसद में जो कानून बनाएंगे, और ये कार्यपालिका यानी डीएम क्या करेगी, ये कार्यपालिका के जैसे नियम को लागू करवाएगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, अगर मान के चलिए इसमें कोई कमियां पाए गया, यानी विधायिका पालन करवाई, कार्यपालिका को करवाई, इसमें डीएम हो गया तो डीएम को होगा फॉलो कराएगा। लेकिन कोई देश बिहार के इसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो कहां पर में चल जाएगा, केस कोर्ट में चल जाएगा, यानी कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो उसकी संज्ञा ले जाएगी। जैसे शिक्षक बहाली में भी देखते होंगे तो विधायिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका कोई बना दी, लेकिन जनता क्या है उससे नाखुश है तो कहां पर लेकर चल जाते हैं, कितना में
आर्टिकल 226 के अंतराल में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर इसको और पढ़ाएंगे अभी आर्टिकल 132 मौलिक अधिकार का जिसका हनन, तो आर्टिकल 226 के अनुसार से हम खोजी कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाने के प्रावधान। और देखिए अलग अलग शक्ति का बंटवारा करने से क्या होगा, इसका नियम अच्छा बनेगा। नियम करने का मतलब क्या हो कि नियम में अच्छा क्वालिटी बनेगा। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें।